नमस्कार साथियों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर सामान्य विज्ञान की। आप सब लोगों को पता है कि आरपीएससी द्वारा व्याख्याता भर्ती परीक्षा जब आयोजित होती है तो इसमें एक पार्ट फर्स्ट पेपर जो है जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें एक सामान्य विज्ञान जो है ना उसका बहुत बड़ा रोल होता है। वहाँ अधिकांश लोग जो है इन 5 प्रश्नों को या 6 प्रश्नों को मूल रूप से छोड़ ही दिया करते हैं। हमें इन प्रश्नों को हल करना है और 500 ही प्रश्नों को हल करना है। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब हम अच्छे तरह से इनके जो टॉपिक्स हैं उनको लर्न कर सकें, उन टॉपिक्स को सीख सकें। तो आज सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी चर्चा करेंगे इसके सिलेबस के ऊपर, ठीक है ना, और मोस्टली इसके सिलेबस में किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं उसके ऊपर भी। बहुत छोटा सा वीडियो रहने वाला है, लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं इसको मूल रूप से देखें, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा, ठीक है ना, 2024 में संभावित परीक्षा है, ये आने लायक है और हम सभी लोग इसकी तैयारी करते ही हैं जितने भी इसके एस्पिरेंट्स हैं। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर तो क्या होता है सब्जेक्ट ही होता है, उसके ऊपर तो अपने एनालिसिस नहीं कर रहे हम, तो सिर्फ फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं जिसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलते हैं और 90 मिनट मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते भी हैं, ठीक है ना। इन 75 क्वेश्चनों में से सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो विज्ञान से पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान, ठीक है ना, जो मूल रूप से बच्चे जो हैं छोड़ते ही हैं क्योंकि इस टॉपिक को या इस सब्जेक्ट को साइंस वाले बच्चे तो चलो उनको तो करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके अतिरिक्त जो है वो अधिकांश इस टॉपिक को पढ़ते ही नहीं है, विज्ञान को कभी टच ही नहीं करते हैं। जैसे मान लो कोई आर्ट का स्टूडेंट है, इंग्लिश का स्टूडेंट है, ठीक है ना, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, तो वो बच्चे जो है इन प्रश्नों को छोड़ देते हैं। हम लोग इसकी एक बहुत अच्छी शानदार सी स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे जिसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब क्यों ज़रूरत नहीं है, कैसे इसमें हम लोगों को काम करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अपने अभी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से इसके ऊपर अपने बात की जा सकती है। देखिए सबसे मेजर बात है इसमें, सामान्य विज्ञान में आप लोगों को पता होगा कि 3 पार्ट्स हैं इसमें, ठीक है ना, और तीनों ही पार्ट जो हैं, जैसे एक है बायोलॉजी, 3 टॉपिक है मूल रूप से। दूसरा है आप देखेंगे तो केमिस्ट्री, और जो लास्ट पार्ट है वो है फिजिक्स, ठीक है ना। फिजिक्स में तो सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं आपके, केमिस्ट्री में 3 टॉपिक हैं और बायोलॉजी में थोड़ी ज़्यादा है। हालांकि बायोलॉजी में भी ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बायोलॉजी में जो है ना वो क्या है कि उसमें पर्यावरण थोड़ी सी ऐड हो रखी है, तो हम लोगों को लगता है ये ज़्यादा है। वास्तव में वो एक पर्यावरण का, एनवायरमेंट स्टडी का टॉपिक है, और एनवायरमेंट मूल रूप से बच्चा सेल्फ ही कर लेता है क्योंकि पर्यावरण में ज़्यादा उसको आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इतना जो पढ़ रहा है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो नो डाउट उसका एनवायरमेंट जो पार्ट है वो तो अच्छा खासा होता ही है, क्योंकि वो तो हमारे जो है जनरल नॉलेज के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो आप लोगों का ये पार्ट है बायोलॉजी, ठीक है ना, इसमें उम्मीद है कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, मान के चलो। केमिस्ट्री में इसमें भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक ऐसे ही फिजिक्स में भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। मूल रूप से फिजिक्स में 1 क्वेश्चन ही आता है, तो हम सभी प्रश्नों पर भी बात करेंगे कि आप लोग अगर अपने आप भी पढ़ते हैं तो किस पार्ट को आपको पढ़ लेना चाहिए। फिजिक्स के क्वेश्चन को डन करना है तो कैसे कर सकते हैं, केमिस्ट्री को करना है तो उसमें तो देखो मेहनत ज़्यादा मांगेगा ये, बायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स हैं, तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं हम लोग इन सभी टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो बायोलॉजी का पहला टॉपिक उत्तक यानी कि टिश्यू, हिस्टोलॉजी, उत्तक का अध्ययन करना, प्लांट उत्तक भी है और एनिमल उत्तक भी है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलें तो इसमें दोनों ही पार्ट है, पादप उत्तक भी है और जंतु उत्तक भी है, पादप उत्तक भी है और दूसरा जंतु उत्तक भी है, ठीक है ना। दोनों को ही अपने को अच्छे तरह से पढ़ने की आवश्यकता होती है। वहीं अगर दूसरे टॉपिक की बात करें तो आपका टॉपिक है नियंत्रण व समन्वय, ठीक है ना, नियंत्रण व समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। अब इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण व समन्वय की अगर अपने चर्चा करें, हाँ तो इसमें देखो
नियंत्रण व समन्वय में आपको दो पार्ट पढ़ने पड़ते हैं, एक ग्रंथियां ग्लैंड्स, एंडोक्राइनोलॉजी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मिक्स ग्लैंड्स, है ना। ग्रंथियां भी पढ़नी पड़ती हैं और एक आपको पढ़ना पड़ता है न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिकाएं। तो नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र कंप्लीटली आपको पढ़ना होता है, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। पिछले पेपर में आपके जो है मेरुरज्जु से संबंधित प्रश्न पूछा था, प्रतिवर्ती क्रिया का, रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन इसमें बन चुका है। ग्रंथियां जो है मूल रूप से लगभग बच्चे तैयार रहते ही हैं इन्हें याद करने का विषय, विज्ञान जो है वो याद करने का विषय है, तो ये थोड़ा समझ कर अगर हम याद करें तो मेमोरी अच्छी तरीके से काम कर सकती है हमारी। नियंत्रण व समन्वय, इसमें दो टॉपिक है मूल रूप से। अगर तीसरी टॉपिक की बात करें अपने इसमें बायोलॉजी में, तो वो है अनुवंशिकता। अनुवंशिकता, हालांकि ये अनुवंशिकता जो है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ग्रेगर जोन मेंडल जो है कंप्लीट ही है, लेकिन हाँ हमें उसको पढ़ लेना चाहिए। ग्रेगर जोन मेंडल के बारे में जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, उसके जो नियम है वो हमें पढ़ लेने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि एक बार 2015 के अंदर शायद इस जगह से 2015 फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में शायद यहाँ से क्वेश्चन बन भी रखा है, वो है आपका अनुवंशिक रोगों से, हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो अनुवंशिकता से संबंधित प्रश्न आ सकता है पेपर में। हो सकता है वो जेनेटिक डिजीज से प्रश्न पूछे, हो सकता है वो मेंडल के जो जेनेटिक्स है उसके ऊपर भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। डीएनए आरएनए वगैरह के बारे में मोटी मोटी चीजें आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा जीव विकास यानी कि इवोल्यूशन। अगर हम जीव विकास अर्थात इवोल्यूशन की बात करें दोस्तों, तो इवोल्यूशन बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न आने की उम्मीदें अच्छी खासी हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छा टॉपिक है। इधर ये भी अच्छा टॉपिक है। जैव विकास में आप लोग क्या पढ़ते हैं, देखो लेमार्क के बारे में आपने सुना होगा, वो पढ़ना होता है। ओपेरोन की थ्योरीज है, लेमार्क की थ्योरीज है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, ठीक है ना। तो ये मूल रूप से यही, डार्विन सबसे फेमस है, लेमार्क के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओपेरोन तो आपको पता ही है कि जैव विकास का सबसे प्रमाणित अगर किसी ने सबूत दिया था, प्रकृति में सबसे पहले जीव की उत्पत्ति के बारे में अगर किसी ने बताया, सबसे प्रमाणित सिद्धांत रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत अगर किसी ने दिया तो वो ओपेरोन ही था, है ना। तो इन सब बिंदुओं पर अपने को चर्चा करनी पड़ेगी जैव विकास में यानी कि इवोल्यूशन में। और रिवोल्यूशन बहुत ही शानदार एक टॉपिक हमारे लिए बन सकता है, ठीक है ना। वहीं अगर अपने इससे आगे चौथे बिंदु पर बात करें, है ना, आनुवंशिकता और जैव विकास में, तो अब पर्यावरण जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। पर्यावरण से संबंधित चीजें आ जाती है इसमें, एनवायरमेंट से संबंधित। अब इसमें क्या है कि पर्यावरण के जितने भी संसाधन हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता कैसे काम करती है। हालांकि एक बार तो मैं आपको बता दूं, 2015 फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की अगर मैं चर्चा करूं तो इन्होंने इकोलॉजी से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछ लिया था, क्योंकि पर्यावरण इकोलॉजी का, सॉरी इकोलॉजी पर्यावरण का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो एक इसका क्वेश्चन जो है वो इकोलॉजी से भी आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो हम मोटी मोटी चीजें पढ़ लेंगे। बायोडाइवर्सिटी तो वैसे अगर आप खुद ही पढ़े तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बायोडाइवर्सिटी में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है, आजकल आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, एक बहुत फेमस वर्ड जो है, मतलब हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, दैट इज हॉटस्पॉट। हम इसे तप्त स्थल कहते हैं। और तप्त स्थल शब्द का प्रयोग किसने किया था, नॉर्मन मेयर्स ने किया था। तो ये प्रश्न अभी रीट में लगभग सभी प्रकार के पेपर्स में ये नॉर्मन मेयर्स वाला क्वेश्चन फेमस बन चुका है। तो कई बार देखो क्या होता है कि हम लोगों को एनालिसिस से ही प्रश्न पता चल जाता है कि कैसे प्रश्न आ सकता है। जैसे नॉर्मन मेयर्स वाला ये शब्द बहुत फेमस है। भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, हॉटस्पॉट की डेफिनेशंस क्या होती हैं, ये हमारे मूल रूप से 12वीं क्लास में जब हम पर्यावरण टॉपिक को थोड़ा बहुत रन करते हैं तो उस वक्त हम लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं। पर्यावरण की 11th 12th की पर्यावरण जब आती है तो हॉटस्पॉट आते हैं। आजकल तो शायद 10वीं क्लास में भी हॉटस्पॉट वर्ड यूज किया जाने लगा है, ठीक है ना। तो और वैसे जनरल अवेयरनेस का है, जो ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं, है ना, तो वो तो मूल रूप से हॉटस्पॉट शब्द पढ़ते भी हैं, इसको एक्सप्लेन भी करते हैं और इसके बारे में अच्छा खासा पढ़ भी लेते हैं, अध्ययन भी कर लेते हैं। तो अच्छा टॉपिक बनता है ये। देखो बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट में हॉटस्पॉट सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि इकोलॉजी से संबंधित भी पेपर में प्रश्न आ सकता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड 2015 की अगर मैं बात करूं तो उसमें प्रश्न पूछा गया था किसी खाद्य श्रृंखला में, जैसे खाद्य श्रृंखला में एक सांप जो है ना, वो मेंढक को खाता है, मेंढक टिड्डे को खाता है और टिड्डा जो है वो घास को खाता है। और जो सबसे मतलब लास्ट में जो सांप है उसको खाने के लिए जो है मोर तैयार है। तो प्रश्न पूछा गया था, तो बताइए इसमें मोर क्या है। तो क्या है कि फूड चेन जो है, खाद्य श्रृंखला जो है, उससे संबंधित भी पेपरों में प्रश्न बन सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न हमारे कॉमन सेंस से संबंधित होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोगों को इकोलॉजी का कंप्लीटली नॉलेज हो। आप लोग
जनरली अगर इसमें कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं तो आपका पर्सन हो सकता है। जैसे इसमें था ना, जैसे घास को किसने खाया, टिड्डे ने, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता बना। टिड्डे को मेंढक ने खाया तो मेंढक द्वितीय उपभोक्ता बना। मेंढक को सांप ने खाया तो सांप तृतीय उपभोक्ता बना, है ना, ट्राइटरी कंज्यूमर। और जब लास्ट में अगर हम मोर की बात करें जो सांप को खाता है, तो मोर तो क्या शीर्ष उपभोक्ता है ना, वो सबसे टॉप कंज्यूमर है वो, है ना। तो जो सबसे टॉप का कंज्यूमर है वो कौन है, वो मोर है, तो मोर शीर्ष उपभोक्ता है। ऐसा प्रश्न आपके कॉमन सेंस का प्रश्न था। और 2015 के फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। जैसे एनर्जी एक स्तर से दूसरे स्तर में फ्लो करती है तो कितने प्रतिशत ऊर्जा अगले उस स्तर में जाती है, आप सब जानते हैं, है ना। लिंडमैन का एक रूल है ये, जिसमें हम पढ़ते हैं कि पारिस्थितिक दशांश नियम इसको बोलते हैं, इकोलॉजिकल रूल ऑफ 10th, जिसमें हम पढ़ते हैं कि 10% ऊर्जा अगले उस स्तर में स्थानांतरित होती है, जबकि 90% एनर्जी हीट के रूप में, उष्मा के रूप में वातावरण में रिड्यूस हो जाती है। ठीक, ये चीजें इकोलॉजी से संबंधित मोटी मोटी चीजें, इकोलॉजी नहीं पढ़नी आपको, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन रहता है किसका, बायोलॉजी का, जिसमें देखो उत्तक से संबंधित अभी तक तो पेपर में कोई क्वेश्चन तैयार हुआ नहीं है, ठीक है ना, जहां तक मेरा आइडिया। हालांकि 2000 जो अपना 20 वाला पेपर था, 2020-22 वाले जो एग्जाम हुए थे, तो उनमें तो हम कह सकते हैं कि इक्के दुक्के क्वेश्चन पेपर में मे बी बन जाए। 2020 वाला जो फर्स्ट ग्रेड हुआ था अपने उसमें, तो क्योंकि उसमें 4-5 पारियां थी, आपको पता होगा 4 पारियां थी शायद, है ना। तो वहाँ भी इस तरीके से पेपर में प्रश्न आ सकते हैं। अगर वहाँ देखें तो अपने 20-25% हमारे पास साइंस के मिल सकते हैं, तो ठीक बन जाता है। लेकिन हाँ, तंत्रिका ग्रंथियाँ इंपॉर्टेंट है, आपका जैव विकास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण में बायोडाइवर्सिटी में हॉटस्पॉट पढ़ो, इकोलॉजी की मोटी मोटी टर्म्स तैयार करो, अच्छा काम बन जाता है। उत्तक वाला टॉपिक आपको मैंने बता ही दिया, प्लांट उत्तक, एनिमल उत्तक, टिश्यू। और ये थोड़ा सा एक लेंथी सा टॉपिक है, हम लोग इसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। फिर देखो केमिस्ट्री में क्या चीज़ है, तो दूसरा भाग जो अपने पास है वो है केमिस्ट्री का, ठीक है। दूसरा भाग जो है वो है हम अपने पास केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। और रसायन विज्ञान में अगर आप गौर करेंगे तो सिर्फ 3 पार्ट हैं। सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वास्तव में 3 ही टॉपिक हैं, लेकिन ये तीनों टॉपिक बहुत ही मतलब लेंथी टॉपिक हैं। एक परमाणु, दूसरा अणु। अगर आप केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं तो परमाणु की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप परमाणु को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो नो डाउट आप अणु सीख जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वैलेंसी यानी कि संयोजकता निकालना, तत्वों के प्रतीक बताना। और तत्वों की संयोजकता अगर हमें पता चल जाए, एलिमेंट की वैलेंसी अगर अपने को पता चल जाए, तो फॉर्मूला मैकेनिज्म में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाती है। और संयोजकता एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम आपका आधा घंटा खाता है। आधा घंटा अगर आपने संयोजकता को दिया, आपकी आगे की सारी केमिस्ट्री ईजी हो जाती है। वैलेंसी समझना जरूरी है, वैलेंसी अगर नहीं आ रही है तो गड़बड़ है सारा। तो एक तो ये है, एक क्वेश्चन आने की उम्मीदें यहाँ पर बन जाती हैं, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक जो है वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया। हालांकि हर बार रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित पेपर में प्रश्न आते हैं, कभी कभी चूक भी जाता है, कभी आ जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग बहुत सारे टाइप पढ़ते हैं, जैसे एडिशनल रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, है ना, वियोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी जो 2020 का फर्स्ट ग्रेड था उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल पूछा गया था आप लोगों से। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण भी है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, रिडक्शन, अपचयन, दोनों मिक्स हो जाएं देन इट इज रेडॉक्स रिएक्शन, कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। तो एक बड़ा टॉपिक है ये अपने आप में, लेकिन हाँ समझ में आ जाता है क्योंकि इजी है। और टॉपिक में इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो बैलेंस करने से संबंधित भी बन सकते हैं। जैसे कोई केमिकल इक्वेशन आपको दे दे और उसको बैलेंस करना पूछ ले, तो फ्री का नंबर होता है। लेकिन ये फ्री का नंबर तभी हो सकता है जब आप इस लेक्चर को समझते हैं। अगर आप नहीं समझते हैं तो आपके लिए केमिकल इक्वेशन एक ऐसा पार्ट बन जाता है जो आपके लिए ऐसे लगता है जैसे इसको छोड़ देना चाहिए। समीकरण आती है हमारे मन में, एक दिमाग में एक ऐसा मतलब इल्यूजन सा बन जाता है, भ्रम बन जाता है कि यार मुझसे नहीं होगा। और केमिकल इक्वेशन एक ऐसा पार्ट है जो मैं डैम श्योर आपको कह सकता हूँ कि आपसे हो जाएगा। और इतना इजी कि आप सबसे पहले उसी प्रश्न को करेंगे। आपको लगेगा केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले करूंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तब संभव है जब आप अच्छे तरीके से आरामदायक स्थिति में इन जो केमिकल इक्वेशंस हैं इनको आप देखें, समझें चीज़ों को। रट्टा नहीं मार सकते आप, रट्टा मारोगे तो 1-2 इक्वेशन, 10 इक्वेशन, 20 इक्वेशन, इक्वेशन तो एग्जामिनर कितनी भी बना दे। तो ये कितनी भी बना दे वाली जो सोच है एग्जामिनर की, उस सोच को पकड़कर अगर हम इक्वेशंस खुद तैयार करने लग जाएं तो हमारा 1% 100% श्योर हो सकता है। अगर हम तीसरे टॉपिक की बात करें तो वो है कार्बन और इसके यौगिक।
कार्बन की बात करें तो कार्बन में देखो ऐसे है कि आपको हाइड्रोकार्बन तो आपके सिलेबस में ही है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन तो आपको पढ़ना ही होता है। हाइड्रोकार्बन की श्रेणी आपको पढ़नी है कंप्लीटली। हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है, जब कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर यौगिक बनाता है तो हम उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सिंपल है एकदम। ठीक ऐसे ही इसके रासायनिक गुण भी है, जैसे कार्बन में आप साबुनीकरण पढ़ते हैं, साबुन निर्माण करना, अपमार्जक पढ़ते हैं, ठीक है ना, अर्थात डिटर्जेंट। साबुन से संबंधित पेपरों में प्रश्न आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शानदार वाले प्रश्न यहाँ से एग्जाम में जो है एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। ठीक ऐसे आगे और चर्चा करें तो आपको मिलेगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक टॉपिक और मिल जाएगा और वो है बहुलक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ऐसा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आना स्वाभाविक सी बात है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको आप फ्रियोन कहते हैं, रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में फ्रियोन गैस होती है, लेकिन जब कंपटीशन में प्रश्न आता है तो ये नहीं पूछा जाता कि फ्रिज में कौन सी गैस भरी होती है, वहाँ इसके प्रश्न के टर्म्स बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो हमें उन टर्म्स को पकड़ना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आखिर क्या पूछना चाह रहा है। CNG, LPG, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सब चीज़ें कार्बन में समाहित हो जाती हैं। और कार्बन बहुत शानदार टॉपिक है, लेकिन वही बात, आपको इस टॉपिक को भी अगर आप पढ़ते हैं तो इसके लिए भी आपको अच्छे तरीके से जुड़ना पड़ेगा। वहीं अगर अपने 3 नंबर बिंदु की बात करें तो हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजिक्स है। फिजिक्स की अगर अपने चर्चा करें तो इसमें पहला टॉपिक आपके लिए जो है वो बनता है बल व गति, फोर्स एंड मोशन, या गति के नियम, द लॉज ऑफ मोशन। देखो, गति के नियम पढ़ना है, हालांकि टॉपिक ये थोड़ा लेंथी है, बल एवं गति वाला, ठीक है ना। इसमें आप किसके बारे में चर्चा करते हैं, देखो इसमें आप चाल के बारे में चर्चा करते हैं, इसमें आप वेग के बारे में बात करते हैं, इसमें आप एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण के बारे में चर्चा करते हैं, इसमें आप जो है संवेग के बारे में बात करते हैं, मोमेंटम जिसको अपने कहते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ आप संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक काफ़ी लेंथी सा टॉपिक हो जाता है, लेकिन हाँ समझ में आ जाएगा। वही मैंने जो बताया, बल की बात आपको करनी पड़ती है क्योंकि बल तो इसका मेन चीज़ है, गति के लिए बल आवश्यक घटक है। और बल आपको मेजरली बल पढ़ना है, न कि गुरुत्वाकर्षण बल आप पढ़ने लग जाएं, कहीं आप घर्षण बल भी पढ़ने लग जाएं, ऐसे तमाम प्रकार के बल के चक्कर में पड़ जाएं, ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ बल पढ़ना है जो गति के अंदर ही टॉपिक बनता है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से भी। और अगर हम 2020 एग्जाम की बात करें तो आपको संवेग का सिर्फ मात्रक पूछा गया था। 2020 फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो इसका जो है मात्रक आपसे पूछा गया था, संवेग का मात्रक बताओ, है ना। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये कैसे बनते हैं मात्रक, बहुत इजी चीज़ें होती हैं, बहुत सिंपल होता है ये। लेकिन वही बात है कि जब आप लेक्चर पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तब इजी होता है। बहुत कम समय देना होगा आप लोगों को, और आप हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ेंगे तो आप सीख जाएंगे। मेरा ये प्रॉमिस रहेगा कि आपको मैं सिखा दूंगा, याद हो जाएंगे आपको चीज़ें, ठीक है ना। वहीं अगर अपने दूसरे टॉपिक की चर्चा करें इसमें, तो दूसरा टॉपिक जो है ना वो है दोस्तों कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ठीक है ना, वर्क, एनर्जी एंड पावर। मोस्टली कार्य ऊर्जा शक्ति 2-1 घंटे का टॉपिक है। 1-1.5 घंटा आप इसकी थ्योरीज को समझते हैं और 1-2 घंटे आप न्यूमेरिकल कर लें तो सफिशियंट है, ठीक है ना। घंटे भर का कार्य टॉपिक है, ऐसे ही आधे 1-1 घंटे के आपके ऊर्जा और शक्ति टॉपिक। मान लो आप जितना इनको समझ कर इनके न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो वो चीज़ है। अगर हम इससे पहले जितने भी आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्स हुए हैं, चाहे आप 2019-20 वाला देख लो आप, है ना, इससे पहले 15 वाला देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ एनर्जी से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप पुराने पेपर भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, एनर्जी से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और एनर्जी में भी सिर्फ एक एनर्जी, हालांकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो 2 एनर्जी आपकी, काइनेटिक एनर्जी, एक तो आपका काइनेटिक यानी कि आपके लिए हम एक बात करते हैं गतिज ऊर्जा, और एक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा 2 ही है। लेकिन आपके सिलेबस में जो प्रश्न बनते हैं वो हमेशा किससे बनते हैं दोस्तों, गतिज ऊर्जा से संबंधित प्रश्न आपके बनते हैं। मास को दुगुना कर दिया जाए, वेग को आधा कर दिया जाए, वेग को दुगुना कर दिया जाए, मास को आधा कर दिया जाए, इस तरीके के आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। जैसा कि आप अगर पुराने पेपर को देखेंगे तो जैसे मैंने टर्म्स यूज की, आपको एज इट इज उनमें टर्म्स मिल जाएगी, और आपको अप्लाई कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो सीखना है। सिर्फ थोड़ी बहुत आप लोगों की मैथ्स थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए, जैसे काटना है,
किसी को कोई पहाड़ा एक दो दो चार पहाड़े वैसे और पहाड़े याद न भी हो तो भी काम चलेगा, क्योंकि पहाड़ों के लिए आप क्या करते हैं कि गुणा कर करके देख लेते हैं, और अपने पास अच्छा खासा समय है साइंस में, क्योंकि आपको अगर इस जगह से बात करें तो आपको एक ही क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको कुछ मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 आएंगे, 5 में से फिजिक्स में से मोस्टली एक क्वेश्चन बनता है। और कई बार अगर मान लो सीधा प्रश्न आ जाए संवेग संरक्षण का, सॉरी संवेग का मात्रक बताइए, कुछ नहीं करना, संवेग लिखना है। संवेग वास्तव में क्या होता है मैं बता दूं आपको, P बराबर mv, ठीक है ना, P बराबर mv। अब ये संवेग जो होता है ना, वास्तव में क्या होता है, ये ऊपर तीर का निशान है ना, वेक्टर के लिए होता है, सदिश राशि होती है ये वेक्टर जो है, ये होती है अर्थात सदिश राशि होती है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों आप लोग देखें इसलिए, और इसमें देखो मास भी है और इसमें वेलोसिटी भी है। मास जो होता है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, किलोग्राम। वेलोसिटी अर्थात वेग, वेग को आप बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। बस ये पूछा था आपसे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत इजी पार्ट है, और हम अगर इस तरीके से इसको पढ़ें तो आप आराम से इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, 5 प्रश्नों का पूरा कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा मैं आपको बता दूं, हमारे ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है। ऐप जैसा कि आप वीडियो देख पा रहे हैं तो आपको पता है कि ऐप जो है वो सोडा क्लासेस के नाम से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे आपको फर्स्ट गेट फर्स्ट पेपर सामान्य विज्ञान का कोर्स मिलेगा। इस कोर्स में आप जुड़ जाइए, ठीक है ना, और आपको रिकॉर्डेड इसमें मिलेगा सारा वीडियो। रिकॉर्डिंग मैं डेली करूंगा, आपको रोजाना एक वीडियो देखने को मिलेगा, 50 से 1 मिनट का, 50 मिनट 1 घंटे का, ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं आपके लिए नहीं डालूंगा। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपकी मेमोरी काम करनी चाहिए, समझ रहे हो ना, ये तो है मेमोरी बेस्ड एक सब्जेक्ट है आपका। तो ये तो क्या करेंगे अपने रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है ना। वहीं अगर अपने केमिस्ट्री की चर्चा करें, केमिस्ट्री की, और अगर हम फिजिक्स की बात करें, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना मित्रों, अगर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो मैं कोशिश करूंगा कि हम इस पोर्शन को लाइव करें। बायोलॉजी आप रिकॉर्डेड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें डाउट्स कम बनते हैं, क्योंकि थ्योरी बेस्ड होता है लगभग। अगर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो मैं लाइव आने का एक कारण बताता हूँ आपको कि मैं क्यों चाहता हूँ कि अगर मुझसे जुड़ने वाले बच्चे मुझसे लाइव पढ़ें इस चीज़ को। मैं इसलिए ऐसा चाहता हूँ क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट मैथ की तरह क्या मांगते हैं, प्रैक्टिस मांगते हैं। एक प्रैक्टिस है ये, और प्रैक्टिस जब होती है ना, तो प्रैक्टिस का सीधा सीधा फंडा है कि प्रैक्टिस जब करते हैं तो क्या बनता है, डाउट बनता है। उसमें देखो आपकी क्या सारी मेमोरी है, आपने जितना याद किया आपने कर लिया, उसमें कोई डाउट भी आपके लिए नहीं बनेगा। जबकि अगर इसकी बात करें तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपके लिए डाउट तैयार होगा। हालांकि आप इसमें भी ये इच्छा जाहिर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता इसमें, क्योंकि आपके फर्स्ट पेपर में देखो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, मैं आपको परेशान करूँ फालतू में, आओ आओ मेरे मेरे साथ जुड़ो। आप सोते वक्त रात को आराम से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। वहीं अगर मैं केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करूँ तो हाँ, आप थोड़ा बहुत समय निकाल लीजिएगा, 24 घंटे में से मोस्टली 50 1 मिनट 55 मिनट 1 घंटा मैक्सिमम। तो इसमें अगर आप मुझसे लाइव जुड़ते हैं तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा और आपका डाउट सुन लूंगा सामने, समझ रहे हो ना, तो वो हाथों हाथ हल हो जाएंगे, आपके लिए वो बड़ी समस्या नहीं बनेगी, बस ये चीज़, ठीक है। अच्छा दूसरी बात देखो, अगर आप विज्ञान में किसी भी प्रकार के डाउट एनालिसिस करना चाहते हैं, डाउट क्लियर करना चाहते हैं अपने, तो मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का सजेस्ट करूंगा, ठीक है ना। और ये टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, मैं आपको बता दूं, इसमें आप साइंस विद सोडा सर नाम से एक हमने टेलीग्राम चैनल तैयार किया है, साइंस विद सोडा सर, और इसमें ये डिस्कशन है, साइंस विद सोडा सर डिस्कशन, समझ रहे हो ना, डिस्कशन है ये। इसमें आप अपने फोटोज डाल सकते हैं, आप अपनी मतलब अपनी फोटो नहीं डालनी, आप अपने डाउट का कोई भी डाउट हो उसकी फोटो खींचिए, आप उसमें डाल दीजिए, आपका क्वेश्चन है टाइप कीजिए, आप उसमें मतलब वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, जैसे ही मैं ओपन करूंगा मैं उसमें आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मतलब जरूरी भी नहीं कि आप हर बार मुझे देखें मुझसे बात करें, नहीं, आप सॉल्यूशन उसमें डाउट छोड़ दीजिए, जैसे ही मैं देखूंगा मैं जवाब दे दूंगा। आपकी तरह उसमें और भी कई विद्यार्थी होंगे, जिसको आ रहा होगा वो जवाब दे देगा, माने आप अपने मित्रों के साथ डिस्कस कर सकते हैं और मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें जुड़े, नाम मात्र का शुल्क रहेगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा बोझ नहीं है दोस्तों, नाम मात्र का शुल्क है। ऐप डाउनलोड करें, साइंस के स्पेशल कोर्स के साथ जुड़ें, और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इस कोर्स को पढ़ने वाले हैं। आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी इस कोर्स में, आपको बोर्ड की पीडीएफ तो मिल ही जानी है, वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी, टेस्ट भी मैं खूब ले लूँगा, कोई झंझट वाली बात नहीं है। लेकिन आपको मिलकर इसमें मेरे साथ
मेहनत करनी होगी बस। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, वंदे मातरम।